नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। किसी भी सरकार के पहले बजट से ये संकेत मिलता है कि अगले 5 साल में उसकी अप्रोच क्या होगी। मोदी 1.0 ने 2014 में मिडिल क्लास का फोकस किया था। बेसिक टैक्स छूट लिमिट बढ़ाई गई थी। मोदी 2.0 ने 2019 में निवेशकों को खुश करने और अमीरों पर सख्ती के संदेश दिए थे। मोदी 3.0 को राजनीतिक प्राथमिकताओं के हिसाब से निर्मला सीतारमण के बजट में राजनीतिक मजबूरियां और फिजिकल प्रूवेंस के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई और 2024 के चुनावी रण में जिस तरह से बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, उसका असर मोदी 3.0 बजट में स्पष्ट तौर पर नजर आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई सरकार का पहला बजट पेश किया और इस बजट में उन्होंने युवाओं और महिलाओं को साधने की कोशिश की। यही नहीं, रोजगार का मुद्दा 2024 लोकसभा चुनाव में प्रमुखता से उठाया गया और इस पर भी वित्त मंत्री ने अहम ऐलान किया। बजट का उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना और समग्र आर्थिक विकास को रफ्तार देना माना जा रहा है। इस बार के बजट में बुनियादी ढांचे, एमएसएमई और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया गया है और इस बजट के जरिए सरकार की कोशिश बीजेपी के खोए हुए जनाधार को वापस पाने की है। करीब 1 महीना पहले बीजेपी के अपने दम पर सरकार बनाने की हैसियत खोने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। सरकार ने जैसे एक वाटर समूह का संतोष दूर करने की कोशिश की थी और सरकार का फोकस रोजगार का मौका पैदा करने के बिहार और आंध्र प्रदेश के एनडीए के सहयोगी दलों के आवंटन बढ़ाने पर स्टॉक मार्केट के लिए कुछ कड़े फैसले कर रहा है। पिछले कई हफ्तों से बीजेपी की तरफ से ये संदेश नहीं, कोशिश की जा रही है कि चुनाव के बाद लोकसभा में सांसदों की संख्या घटने के अलावा दूसरा कोई बदलाव नहीं आया है। तो क्या संख्या बल के आधार पर अभी भी एक नंबर की राजनीतिक पार्टी बीजेपी तीसरे टर्म में सबका साथ सबका विकास का प्रयास, विश्वास जैसे मूल मंत्र पर चलेगी? हालांकि बजट सत्र में जिस तरह से शब्दों के बाण चल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस प्रकार राहुल गांधी सरकार को हर मोर्चे पर धारदार तरीके से घेर रहे हैं और उनका साथ अखिलेश यादव निभा रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि इस बार पूरे 5 साल संसद में ऐसे ही दृश्य देखने को मिलेंगे। इधर बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बजट को लेकर विपक्ष की ओर से दुष्प्रचार किया गया है, जो मेरे लिए बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि 2004-2005 के बजट में 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया था। क्या उन 17 राज्यों को पैसा नहीं दिया गया था? 2005 और 2006 में भी 18 राज्यों के नाम नहीं लिए गए थे। उन्होंने हर साल के बजट में जिन राज्यों के नाम नहीं लिए गए थे उनका भी जिक्र कर विपक्ष को घेरा है और निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2009-2010 के बजट में यूपी और बिहार को छोड़कर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया था। क्या उन राज्यों को पैसा नहीं गया? हालांकि बजट पर चर्चा तो हो गई, लेकिन राजनीतिक चर्चा लगातार जारी रहेगी और इस चर्चा पर भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र से कांग्रेस कोटे के राज्यसभा के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने जब बजट में राज्यसभा में अपना वक्तव्य शुरू किया, ये वो 2 लाइन थी जिससे इस बार के बजट और विपक्ष की मनोदशा को समझा जाना चाहिए। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। शायद मंत्री जी नहीं रहे, इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। जब भी हम सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। 9-10 budget had only 2 states, Bihar and Uttar Pradesh, and no other state. What does that mean then? It's all right when you do it. You didn't give money to those states which you didn't name. Was there a noise? Did people say you ignored those states, you didn't give money?
So, if you want to distort and create अफवाह, you want to give a sense of fear. हमारी सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का एक भी राज्य पीछे रह जाए। गुड गवर्नेंस का एहसास हर कदम पर होना चाहिए। दरअसल हमें इस बात को समझना होगा कि राजनीति को कभी अर्थव्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। बजट के विभिन्न वित्तीय, राजकोषीय और कराधान संबंधी पहलुओं पर काफी कुछ लिखा और पढ़ा जा चुका है। ये पूरे वर्ष में सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे अहम राजनीतिक वक्तव्य होता है। ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी बात ही नहीं कहता, बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकार किस दिशा में आगे जा रही है और वह कहां से आ रही है। इस वर्ष के बजट में दूसरी वाली बात कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को दोबारा सुनिए। पहले 25 मिनट के दौरान उन्होंने केवल आंध्र प्रदेश और बिहार की बात की है। अगर आपको लगता है कि ये समय बहुत ज्यादा है, तो आप राजनीतिक संदेश की अनदेखी कर रहे हैं। मोदी सरकार ने अब तक जो 10 बजट पेश किए हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के बजट होते थे। ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पहला बजट है। यही वजह है कि केवल इन 2 राज्यों को इतना ज्यादा धन आवंटन किया गया है, जबकि इनकी आबादी देश की कुल आबादी के 15% से भी कम है। दोनों राज्यों का अतीत में विभाजन हो चुका है, जिससे उनके आकर्षक हिस्से अलग हो गए हैं और दोनों विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे। किसी ने उनकी नहीं सुनी, परंतु अब इन राज्यों की 28 सीटें, तेलुगु देशम की 16 और जनता दल यूनाइटेड की 12। इनके बिना एनडीए सरकार अल्पमत में होगी। इन 25 मिनट और हजारों करोड़ रुपयों के वायदों के अलावा भी कई महत्वपूर्ण वायदे किए गए हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे और आंध्र प्रदेश के पोलावरम में स्थित करीब रद्द मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट शामिल बताया जा रहा है। कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण ने नौकरियों के मामले में तो नैरेटिव को बखूबी बनाया है, पर आर्थिक सुधारों को भी जारी रखा है। 2024 का बजट सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत विश्वास के मुताबिक नीतिगत निरंतरता को जारी रखने वाला बजट है और इसके साथ ही साथ बजट ने आंध्र प्रदेश और बिहार के साथ राजनीतिक आम सहमति बनाने की कोशिश भी की है। अगले 5 सालों के लिए भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा यही रहने वाली है। अगर इस बजट में कोई कमी है तो वह है आर्थिक संदेश की कमी। सुधारों को लेकर कोई व्यापक संदेश नहीं है। निजीकरण, विनिवेश का जिक्र नहीं है। बड़ी कर कटौती नहीं है। प्रोत्साहन या विनियमन का उल्लेख नहीं है। राजकोषीय अनुशासन के अलावा एंजल टैक्स समाप्त करने का सुधारवादी कदम उठाया गया है। स्पेशल डेस्क, स्वदेश न्यूज। तो सरकार वही अप्रोच नहीं और शब्दों के बाद सदन में हुंकारी तो होना ही था। देखिए, जब से सरकार आई है और बजट जिस तरीके से आया, तो बजट को लेके वो जो चर्चा लगातार चल रही है, वो चर्चा चली ही जा रही है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर क्लियरिटी नहीं थी, अब उस क्लियरिटी की ओर बढ़ना है, तो उसमें भी सवाल पे सवाल आ रहे हैं। विपक्ष अभी भी सत्ता पक्ष को नहीं छोड़ने वाला है। इस बजट को लेके बहुत सारी चीजें आई हैं। सबसे बड़ा जो एक फोकस किया गया वो आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर था, और इसलिए था, उसको लेके अभी आपने सुना होगा निर्मला सीतारमण भी कह रही थी कि सिर्फ 2 स्टेट्स को हमने सब दिया, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक दुष्प्रचार है विपक्ष का, जो इस तरह की चीजों को क्रिएट कर रहा है। लेकिन एक बात और यहाँ पर सोचना पड़ेगी, और वो ये है कि अब तक जो हमने 10 साल के बजट देखे वो भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, उनकी सरकार हुआ करती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये एनडीए की सरकार है। और एनडीए सरकार का ये जो बजट है, ये इसीलिए बहुत सोच समझ के इस तरीके से लाया गया है, उसे खुद इस तरह से अप्रोच करके दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एनडीए का बजट है और मिलकर सबके बारे में सोचने की कोशिश है। क्योंकि शायद यदि सिर्फ बीजेपी का होता ये बजट तो वो चीजें वापस से नहीं मिल पाती, क्योंकि पहले भी तो मौका था ना। बिहार को क्या इतना सब कुछ मिला, और आंध्र प्रदेश की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है इस इलेक्शन में। इस पूरे घटक दल में बहुत अहमियत है जेडीयू और कहीं ना कहीं टीडीपी की। तो ये बड़ा फैक्टर है, ये सबको समझ में आता है। अब आने वाले समय में क्या, सरकार वही है,
अप्रोच नहीं है, कैसे लेकर जाएंगे, इस चर्चा पर चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं आरजी द्विवेदी। आरजी द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आरजी द्विवेदी जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही। आरजी द्विवेदी जी, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं और मुझे लगता है कि बजट को लेके बहुत सारी चीजों पर, देखिए सियासी रूप से जो चीजें आ रही हैं वो एक तरफ, ओवरऑल बजट को देखें, क्या इस चीज से आप एग्री हैं कि सरकार वही है, अप्रोच नहीं है, नए तरीके से उसको बताने की कोशिश है? जिस तरह से इस बजट को लाया गया है उसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि ये सिर्फ बीजेपी का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं, एनडीए सरकार का बजट है। क्योंकि बार बार जो सियासी रूप से नाम टीडीपी को लेकर आंध्र प्रदेश और बिहार का आता है, बाकी स्टेट्स को नहीं दिया, बाकी उनको कैसे बढ़ना है, ये जो सारे फैक्टर आ रहे हैं, तो क्या आप इस चीज को मानते हैं, समझते हैं? देखिए, ये बजट अगले 7 महीनों के लिए है और राजनीतिक जो बातें चलती हैं वो चलती रहेंगी। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो किया है वो तो जो किया सो किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो उनको विशेष बजट दे दिया आंध्र प्रदेश बिहार को। उसके अलावा भी जितने जो युवाओं के लिए रोजगार के लिए योजनाएं की गई हैं, जो इंटर्नशिप मिलेंगे, करीब इस बार अच्छी व्यवस्था की है। हर साल 1 करोड़ ग्रेजुएट बच्चे निकलते हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था उन्हें जो ध्यान में रख के पहली बार किया है ऐसा कि जो फर्स्ट टाइमर लड़के हैं उनके लिए क्या होगा, जो जॉब क्रिएशन करेंगे उनके लिए क्या होगा, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकल रहे तो इंटर्नशिप के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, माने युवाओं को ध्यान में रख के किया। तो वो जो युवाओं के लिए प्रावधान किया गया है वो केवल बिहार आंध्र प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए किया गया है। इसलिए जो ये एमएसएमई के यूनिट के लिए किया गया है, क्रेडिट गारंटी स्कीम बढ़ाई गई है। ये तो पूरे जहां भी रोजगार उद्योग लगेंगे उन राज्यों के लिए, सबके लिए की गई। उन 2 राज्यों के लिए राजनीतिक मजबूरी नहीं होगी, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन तकलीफ ये है कि इतना पूरा बजट है, उस बजट के डिस्कशन में हम देख रहे थे न पक्ष न विपक्ष, जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, तो उस पर चर्चा हुई नहीं और दूसरी बातों पे चर्चा होने लगी। तो ये तो पक्ष वाले चाहते हैं कि दूसरी चीजों में बात चल जाए और समय निकल जाए। जिस तरह से इकोनॉमिक मॉडल को लेके माने मिडिल क्लास को जैसे दिक्कत थी, उसके ऊपर थोड़ा फोकस होना चाहिए था, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर नहीं हुई। एक आयुष्मान योजना जो ये कहा गया था कि 5 लाख से 10 लाख कर देंगे, उस पर बुजुर्गों के लिए नहीं किया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। वो तो हलवा पे, जाति जनगणना पे, अब ये हलवा है और जाति जनगणना का बजट से कोई संबंध नहीं है। तो बजट के बारे में न पक्ष में न विपक्ष में जो बहुत सारी मिडिल क्लास के लिए सुविधाओं की आवश्यकता थी, मिडिल क्लास के लिए कोई खास नहीं किया गया है बजट में। युवाओं के लिए किया गया है, महिलाओं के लिए किया गया है, एमएसएमई के लिए किया गया है, लेकिन और कुछ निर्यात के लिए भी किया गया है। और सबसे बड़ी बात इस बजट में ये है, जो पूरा आर्थिक ढांचा देखने है कि एक नियंत्रित बजट है। उन्हें राजकोषीय घाटा को अपने उसमें करने की कोशिश की है, जो इनकी पिछली देनदारियां थी उनको चुकाया भी है, कर्ज लेने की क्षमता भी कम की है। तो ये जीडीपी वगैरह थोड़ा यदि चाहते हैं हम कि अगले 5 साल में तीसरी अर्थव्यवस्था बने, तो उसके लिए जीडीपी को 8 से 9%, 8.5 और 9% के बीच में रहेगी यदि जीडीपी, तभी आर्थिक तीसरी अर्थव्यवस्था बन पाएगी, अन्यथा बनना संभव नहीं होगा। तो जिस तरह से आर्थिक चीज में बजट पे चर्चा होनी चाहिए थी, मुझे अफसोस है उस पर चर्चा नहीं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अनिल जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? अनिल जी, 2-3 बातें हैं। देखिए, अभी मुझे लगता है आरजी द्विवेदी जी ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है और उनका इसीलिए वक्तव्य पहले ही लिया मैंने, क्योंकि इकोनॉमिस्ट है, बहुत अच्छे से बजट पे अपनी बात रख सकते हैं, थोड़ा राजनीतिक रूप से अलग हटके। कुछ पॉइंट्स ऐसे आए हैं, जैसे कृषि के लिए आप लोगों ने कहा कि बजट आवंटन में 5 गुना की वृद्धि है, ये वित्त मंत्री ने कहा। एमएसपी की गारंटी को लेकर जो विपक्ष बार बार कहता है, उस पर कोई वर्कआउट क्यों नहीं है, एक सवाल।
दूसरी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा बजट के डेप्थ में जाके बात नहीं करूंगी, लेकिन ये ज़रूर करूंगी कि बार बार ये जो बातें आ रही हैं ना, बजट अच्छा नहीं है, निर्मला सीतारमण भी आंध्र प्रदेश और बिहार के बारे में ज़्यादा बोल रही हैं, मतलब ऐसा क्यों बार बार बातों से या अपने उनके वक्तव्य में ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि किसी को किया है आपने तो अच्छी बातें किया है, लेकिन इतना उसको आप बता रहे हैं बाकी स्टेट्स के बारे में, बाकी डेवलपमेंट के बारे में, बाकी अर्थव्यवस्था को कैसे ले जाना है, उस पर लेकर बात करनी है। मतलब एक कहीं ना कहीं ये बात अच्छी है कि आप कहते हैं ना आपकी सरकार वही है, लेकिन एक अप्रोच नहीं, आप अलग तरीके से उस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसलिए विपक्ष का एक विरोध दिखता है। राखी जी, जैसे अभी द्विवेदी जी ने कहा है कि विपक्ष सकारात्मक बात नहीं कर रहा, जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठा रहा, वो सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा। आप मुझे बताएं, जो आंध्र प्रदेश और बिहार के बारे में कहते हैं, क्या आंध्र प्रदेश में नई राजधानी नहीं बननी चाहिए? अगर नई राजधानी बनने के लिए केंद्र सरकार ने फंड दिया है, जो कि कानूनन उनकी बाध्यता भी है, मजबूरी भी है, कानून अधिकार उनको कानून कहता है कि कोई भी नया स्टेट बनेगा उसकी राजधानी बनेगी तो उसके अंदर फंड अलॉटमेंट किया जाएगा। अब आप इसका विरोध कर रहे हैं, ये बात समझ में आती है। आप इसको समर्थन से जोड़कर देख रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। बिहार के ऊपर जो कहते हैं, बिहार में ही ये कहते हैं कि बिहार को झुंझुना मिला, कुछ नहीं मिला, और ये बिहार को ही कहते हैं हमने सबसे ज्यादा दिया है। पहले इंडी गठबंधन वाले ये सोच लें कि हमको क्या कहना है, क्या नहीं कहना। एक तरफ वो कह रहे हैं कि बहुत अधिक दिया है, एक तरफ कह रहे बिहार को कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला है। अब यही कंफ्यूज है, तो यही खुद तय करें कि कौन सा स्टैंड लेना है, कौन सा स्टैंड नहीं लेना। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी बार बार हलवा 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 का पोकर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हलवा जो सिस्टम है कब शुरू हुआ? कांग्रेस के राज में। जब कांग्रेस के राज में एक हलवा सिस्टम शुरू हुआ था, तो जिस टाइम पहली बार हलवा के लिए गए थे, तब ये क्वेश्चन क्यों है कितने उसमें एससी हैं, कितने उसमें एसटी हैं, कितने उसमें पिछड़े हैं, कितने इसमें बाकी लोग हैं। अगर किसी चीज को कांग्रेस सरकार ने एक परंपरा शुरू की है, परंपरा शुरू करने के पीछे भी स्पष्ट था कि वहां पर जो कर्मचारी हैं, जो बजट बनाते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, वो अपने आप ही हलवा बना करके, और वहां पर जो लोग होते हैं वो खाते हैं। और उस 2013-14 के वित्त मंत्री जी हलवा बांटने के लिए नीचे गए थे, उस टाइम ये प्रश्न क्यों नहीं उठा? मेरा कहने मतलब ये है कि सकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नकारात्मक बात, वो बात कर रहे हैं जिस बात का जनता को कोई लेना देना नहीं है। इन्हें वो द्विवेदी जी ने कहा है कि अगर मैं सहमत हूं, वो कह रहे हैं कि कम से कम बजट पर वो चर्चा होनी चाहिए जिससे आम जनता का हित शामिल हो। उसके अंदर हो कि भाई आम जनता के लिए क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ये चाहती नहीं बजट पर चर्चा। ये तो सिर्फ नेगेटिव बोल करके वातावरण खराब नहीं कर रहा। जिस तरीके से चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है, जिस तरीके में रखते हुए भारत थर्ड व्यवस्था आर्थिक स्थिति में पहुंचे, इसके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दिया गया, लेकिन सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है। और एक तब ये बात कहते हैं कि ये एनडीए का बजट है। सही मायनों में पहली सरकार भी एनडीए की थी, दूसरी सरकार भी एनडीए की थी, और ये सरकार भी एनडीए की। हम कभी घमंड नहीं पालते कि अगर पहले हमारे पास पूर्ण बहुमत है तो एनडीए साथियों को इज्जत नहीं देना। हमारे लिए पहले से राज तक सेम बात है, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि देश का विकास होना चाहिए, देश के हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। अभी अग्निवीर चला रहे हैं। अग्निवीर की पूरी चिंता इस बात की है कि अग्निवीर में जो लोग शामिल हों, अग्निवीर के बाद में वो उनके जब उनका कार्यकाल पूरा हो, हर व्यक्ति की पूरी तरीके से चिंता रखी जा रही है। लेकिन ये उस बात को कहने के बजाय सिर्फ नेगेटिव प्रस्तुत करने के लिए इस बात को करते हैं। अब ये कहते हैं राज्यों के नाम नहीं लिए। 2004 में से 2005 में
17 राज्यों के नाम लिए, बाकी नहीं लिए। तो क्या बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला? 2005-6 में 18 राज्यों के नाम लिए, बाकी नाम नहीं लिए। तो क्या बाकी राज्यों को बजट नहीं मिला? ठीक है अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है आप पक्ष विपक्ष सब सदन में होते हैं, यदि कोई पॉइंट है, यदि कोई मुद्दा है, यदि कोई बात है, यदि कोई आपत्ति है, उसे समझाएंगे तो आप ही ना, आपका अधिकार भी है, आप सत्ता पक्ष में भी हैं। तो विपक्ष को यदि कहीं कोई क्लियरिटी नहीं है तो बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है कि आप उनको क्लियरिटी से समझाएं। यदि वो नहीं समझते हैं तो फिर एक अलग बात है, लेकिन ऐसे बार बार यदि चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, यदि अग्निवीर, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अग्निवीर पे अखिलेश यादव भी बोले हैं, पहले भी बोले हैं, आज भी बोले हैं, लगातार इस पर बात उठ रही है। मैं कई चर्चाओं में अग्निवीर पर बैठ चुकी हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इस योजना को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है, क्यों इतनी नकारात्मकता है विपक्ष के पास इस योजना को लेके? और यदि है तो उनकी नेगेटिविटी को कौन दूर करेगा? आप करेंगे ना भाई, आप क्लियरिटी से बात करेंगे तब तो चीजों का सॉल्यूशन निकलेगा। सिर्फ आरोप पे आरोप लगाते ही चले जा रहे हैं। राखी जी, अगर कोई 2 और 2 5 कहे, 2 और 2 4 माने ही नहीं, आप कोई समझने के लिए तैयार ना है, आप समझने तैयार हो। सर ये पक्ष विपक्ष है और मुझे नहीं लगता कि करो। इतने छोटे हैं कि 2 और 2 5 कहेंगे, 2 और 2 4 भी कह सकते हैं। समझने की एक कोशिश तो करेंगे आप, तब तो समझ पाएगा, समझाएंगे तब तो समझेंगे वो। अभी राखी जी देखो, आप एमएसपी पे शोर मचाते हैं। हाँ, मैं एमएसपी पे शोर मचाते हैं। एमएसपी 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई, 2014 तक इनकी सरकार थी, इन्होंने एमएसपी लागू नहीं करा। अभी एमएसपी पे शोर मचा रहे, नहीं जहां पर इंडी गठबंधन की सरकार है वहां पर एमएसपी लागू नहीं कर रहे हैं। दूसरों को नहीं है बराबर आरोप लगाना, जबकि हम किसानों के हित के लगातार फैसले ले रहे हैं, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा अनिल जी, एक मिनट रुकिएगा। किसानों को भड़काने के, ठीक है, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, कुछ एक तो नेटवर्क इशू भी आ रहा है, आवाज कट कट के आ रही थी। हम वापस से आपको एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रबल जी, निशांत जी एक मिनट रुकेगा। प्रबल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ये आ रही है आपकी आवाज? प्रबल जी, पूरे समय आरोप यही आ रहा है, जब से ये बजट आया है, बजट को लेकर चर्चाएं खत्म नहीं हो रही। होना भी नहीं चाहिए, विपक्ष है, सवाल है, जनता तक जा रही हैं चीजें, तो होनी चाहिए। अभी आरजी द्विवेदी ने भी क्लियर आउट किया कि डायरेक्टली जनता से कनेक्ट करता हुआ बजट नहीं दिखता है। बहुत सारी चीजों को आपने जोड़ा है तो वो देश के विकास के लिए जोड़ा है, और होना चाहिए, अच्छी बात है, राज्यों का विकास हो, देश का विकास हो, आम जनता से जुड़ी हुई चीजें, लेकिन होनी चाहिए थी, वो नहीं है। कुछ चीजों पर अभी भी सवाल उठते हैं, चाहे अग्निवीर हो, चाहे दूसरी चीजें हो। राहुल गांधी ने भी काफी कुछ कहा, कृषि को लेके ये सरकार अपनी बात करती है, जम्मू कश्मीर को अलग बात करती है, आंध्र और बिहार की अलग बात कर रही है। कुल मिला के आप लोगों पे ये आरोप है कि आप लोग ना नेगेटिविटी बहुत रखते हैं, सकारात्मकता की सब बात नहीं कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सकारात्मक क्या बोले, जब इस पूरा बजट ही चुनाव, कुर्सी बचाओ बजट, कुर्सी को बचाने वाला बजट है, इस पर क्या बोले? इसमें किसानों के लिए क्या दिया? एमएसपी गारंटी कानून की बात कहीं हुई? नहीं हुई। बजट एलोकेशन क्या हुआ है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड टेक्नोलॉजी के नाम पर इन्होंने कुछ फंड की बात की है। उस फंड से क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट घरानों को आप जो है मौका दोगे कि वो कृषि में घुसे और किसानों की जमीन कब्जा करें। फिर से वही काम कर रहे हैं जो पहले इन्होंने किया था। ये पूरा बजट जो है अंबानी अडानी को समर्पित बजट है। इसमें देखिए जो मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे अभी किसी द्विवेदी जी थे, उन्होंने बोला कि जातिगत जनगणना की बात हो रही है जी, अग्निवीर की बात हो रही है जी। जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं होगी? अगर आप जातिगत जनगणना के लिए एलोकेट नहीं करोगे बजट एलोकेशन होना चाहिए था, जनगणना होना बाकी है। जातिगत अगर जनगणना होगी तो उसकी राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक हैसियत पता चलेगी हर जाति। और अगर कोई जाति समूह अगर वह पीछे होगा विकास के परिपाटी पे या विकास के पैमाने पर, तो उसके लिए सरकार एलोकेट करेगी, उसके लिए कानून बनाएगी, उसके लिए प्लान बनाएगी, कानून के प्लान करेगी। तो ये सब जरूरी है। जहां तक अग्निवीर की बात कर रहे हैं, अग्निपथ योजना की बात कर रहे हैं, सेना कमजोर नहीं हुई अग्निपथ योजना से। आज जो है आपको मालूम है 27 पॉइंट्स ऐसे हैं हमारे कि जहां पर ह्यूमन जो सर्वेलेंस थी वो नहीं हो रही है।
पेट्रोलिंग जो होती तो वहां नहीं हो रही है। आपने बजट जो है एलोकेट जो किया है वो कम है। शिक्षा का बजट आपने 3% से भी कम कर दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर का बजट जो स्वास्थ्य का बजट कम है। तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी? आम नागरिक कहाँ जाएगा? आम नागरिक मैक्स हॉस्पिटल जा नहीं सकता, आम नागरिक फोर्टिस हॉस्पिटल जा नहीं सकता, आम नागरिक अपोलो हॉस्पिटल जा नहीं सकता, लाखों का एक एक दिन का लाखों का जो बिल है वो पे कर नहीं सकता, तो आम नागरिक कहाँ जाएगा? आपने कितने नए सरकारी अस्पताल बनाने की बात की, कहीं है जिक्र, कहीं नहीं जिक्र है। कितने, चलिए छोड़ दीजिए, कितने प्राथमिक उपचार केंद्र बनाने की बात की, नहीं की। अभी भी राखी जी, देश के अंदर गरीब आदमी, महिला हो या पुरुष हो या आम नागरिक ही हो, छोड़ दीजिए गरीबों की बात, जो सामान्य परिवार में भी जन्मे लोग हैं, जो लोग शहरों में, छोटे शहरों में रहते हैं या दिल्ली मुंबई में रहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े अस्पताल, महंगा स्वास्थ्य, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। आपका क्या बजट एलोकेशन है? आपने प्राइवेट हाथों में दे दिया है स्वास्थ्य और शिक्षा। तो आप जो सरकारी, जो सरकार है, सरकार किस लिए है? तो आप अडानी अंबानी को दे दो अपना प्रधानमंत्री पद, चले जाओ झूला उठाकर। भाई अगर आपको बजट ही अडानी अंबानी के लिए बनाना है और सब कुछ अडानी अंबानी के लिए करना चाहते हो, तो आप अडानी अंबानी को दे दो अपना प्रधानमंत्री पद भी दे दो और चले जाओ। असली लड़ाई जब होगी, जो राहुल गांधी जी ने चक्रव्यूह की बात की है वो समझाने के लिए किया है कि यही 6-7 लोग चला रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी है, अडानी अंबानी है, मोहन भागवत है, अजीत डोभाल है, अमित शाह है। तो ये सब बातें तो बजट एलोकेशन बताना पड़ेगा ना। और जहां तक बिहार का मामला है, बिहार में आपने जो है, देखिए हमको आप समय कम दे रहे हैं, विपक्ष को भी समय दीजिए, हमको भी पूरा अनइंटरप्टेड बोलने। प्रबल जी, मैंने ये नहीं कहा कि आप बोलिए मत, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट करिए, बस ये है कि बिहार की बात है। बिहार को हाईवे के नाम पर कुछ पैसे दे दिए हैं, वो हाईवे कब बनेगा, कब एलोकेट, कब क्या बात होगी, कुछ नहीं। अमरावती के एक स्टेट के कैपिटल के नाम पर आपने 17,000 करोड़ रुपया दे दिया आंध्र प्रदेश। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत संरचना जो होनी है, संस्था मजबूत होनी है, देश की जनता मजबूत होनी है, वो तो मूलभूत सुविधाओं से मजबूत होती। अगर आप किसानों को मजबूत नहीं करोगे, आप शिक्षा पे लोगों की मदद नहीं करोगे, आप स्वास्थ्य सुविधाओं में लोगों की सहायता नहीं होगी, सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होगा, सरकारी संस्थाएं नहीं खुलेंगी ज्यादा से ज्यादा, तो क्या आप प्राइवेट हाथों में दे दोगे? अभी हमारे एक साथी हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई माता जी, उनकी 2 दिन के अंदर वो मर गई और 1-2 लाख का बिल आ गया। और क्या जांचें, इधर से जांच उधर से जांच करके, कभी ब्लड प्रेशर, कभी कुछ करके 2 लाख का बजट, 2 दिन का बजट। अब आप बताइए 2 लाख रुपया कहाँ से लाएगा एक आम इंसान? और मर भी गई। तो क्या है, आपने लोगों को, आम नागरिक को मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरा, अभी जो घटना हुई है यूपीएससी एस्पिरेंट्स वाली, यूपीएससी में जो तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी करने वाले 2 छात्राएं और 1 छात्र मर गया। वो श्रेया यादव थी, अगर सोनी थी, अगर श्रेया यादव सोनी की जगह पे श्रेया अंबानी होती, श्रेया अडानी होती, श्रेया भागवत होती, श्रेया मोदी होती, श्रेया शाह होती, श्रेया डोभाल होती, तो पूरी सेना लग गई होती पानी निकालने के लिए, एलजी लग गया होता पानी निकालने के लिए। लेकिन क्योंकि वो श्रेया यादव थी, दूध बेचने वाले की बेटी थी, गरीब परिवार से आती थी, आम गांव से आती थी, इसलिए आपने उसके लिए कुछ, क्योंकि बजट एलोकेशन नहीं है, क्योंकि शिक्षा को लेकर आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप चाहते हैं बस कामड़ लेकर घूमो, बेरोजगार रहो, अनपढ़ रहो और घूमो, जैसे ये कहें, और भोले बन के नाचो। ठीक है, ये तो ये चाहते हैं। ठीक है, वापस आरएसएस और बीजेपी वाले ये चाहते हैं कि देश का छात्र जो है वो जो पढ़े वो मर जाए। जवाब लूंगी, इसका जवाब लूंगी। 2 मेहमान और हैं, उनकी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद जो भी अपनी बात रखेगा उन्हें वापस से समय मिलेगा। निशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं बिना किसी सवाल के? पहले तो आप अपनी बात रख लीजिए, क्योंकि काफी देर से, जब से चर्चा शुरू हुई है तब से आप समय मांग रहे हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो बार बार का जाति गणना वाला शब्द उठता है, सदन में कोई किसी की जाति पूछी जाती है क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक नियम रहा है कि किसी से भी जाति पूछ लेते हैं, ये विषय दूसरा है। लेकिन आप बताएं कि अगर बात सिर्फ बजट पे करना चाहते हैं, तो इतने वरिष्ठ साथी जो बैठे हैं,
कि भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में ज्यादातर बोलने वाले लोग हैं, चाहे मीडिया के साथी लोग रहे हो कुछ ना कुछ, या जितने भी हो, क्योंकि किसी को कुछ ना कुछ स्वार्थ के रास्ते पर दुनिया चल रही है आज के टाइम। लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता की आवाज को सड़क से सदन तक उठा रही है। अगर बात संघर्ष की आई है तो जनता ने संघर्ष का रास्ता दिखाया, तो सदन के अंदर समाजवादी पार्टी संघर्ष का रास्ता अपनाकर जनता की आवाज उठा रही है। आप मुझे बता दीजिए कि अगर बजट पे बात करेंगे तो क्या किसान खुश हुआ है, क्या नौजवान खुश हुआ है, क्या छात्र खुश हुए हैं, क्या आटा सस्ता हुआ है, क्या बिस्किट सस्ता हुआ है, क्या दूध सस्ता हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है? कोई एक चीज ऐसी बता दीजिए कि आम नागरिकों के लिए कोई सस्ती हुई हो। मैंने पिछली बार भी शायद आपकी डिबेट में इसमें जुड़ा था, भी 1-2 दिन पहले बजट के ऊपर मेरे ध्यान नहीं है, अपने चैनल के माध्यम से मैंने कहा कोई एक नाम ऐसा बता दीजिए जिस स्कूल को इन्होंने डेवलप करना चाहा हो, कोई एक हॉस्पिटल ऐसा बता दीजिए जो इस बजट में इन्होंने पास किया हो। अगर किसी 2 बजट का नाम लेना चाहेंगे तो वो जमीन इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार में उत्तर प्रदेश में दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा एक ये बहुमूल्य वोट का इनका वोट का एजेंडा मानती है भारतीय जनता पार्टी, अगर ये हरा दिया है तो उत्तर प्रदेश को कुछ देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जनता के खिलाफ इनकी सरकार शुरू से ही रही है। अभी मेरे बहुत बुजुर्ग साथी और वरिष्ठ साथी मेरे गुरु समान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं बता दी कि जनता को दी गई है। हम लोग तो इतना कुछ नहीं जानते, हम लोग तो सिर्फ इतना जानते हैं कि क्या आटा सस्ता हुआ है, क्या गेहूं सस्ता हुआ है, क्या चावल सस्ते हुए हैं, या बच्चे का बस्ता सस्ता हुआ हो, या स्कूल की कोई किताब सस्ती हुई हो। किसी एक चीज को बता दीजिए, क्या कोई दवाई ऐसी हो जो कोई सस्ती हुई हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही कार्य है, इन लोगों का काम है दूसरों को गुमराह करना, और गुमराह करके जनता के खिलाफ में परेशान करना। लेकिन जनता ने इनको दिखाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार इन्होंने, आपने देखा होगा कि जिस कदर इनका आपसी झगड़ा है, उत्तर प्रदेश पूरे तरीके से इन्होंने डुबो दिया है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने आज देखा होगा कि सदन के अंदर जाति पूछी जा रही है। बताइए, चाहे जाति पूछ लेंगे, लेकिन ठीक है, अगर बजट पे आप बात करोगे तो कोई एक भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी बैठे हैं जिन्होंने कई बार अग्निवीर का नाम लिया, तो कई बार अग्निवीर से मेरा पिछली बार भी सवाल अधूरा रह गया था कि एक बार ये सवाल का जवाब दे दे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो अग्निवीर संस्था चलाई जा रही है, जो अग्निवीर में मारा जाएगा क्या वो शहीद का दर्जा पाएगा क्या नहीं पाएगा। अभी देखो नई बात बता देंगे तुरंत ही एकदम से, क्योंकि पता है अग्निवीर को शहीद का दर्जा दे नहीं पाएंगे, तो ये फिर अग्निवीर बनाई क्यों है? किसानों के लिए एमएसपी, किसान खुश नहीं है। आपने इतना बड़ा देश के चौथे, विश्व के चौथे स्तर को, पत्रकारों को आपने देखा होगा पिंजरे में बंद कर दिया है। बताओ कहाँ पे न्याय प्रणालिका है? क्या जनता के हित में काम कर रहे हैं? मेरा बड़े ही कार्य ना बनता हो कि आज इस बात को उठाना। इधर अगर आप बात सिर्फ और सिर्फ बजट की कर रहे हैं तो बजट से मैं पत्रकारों को इसलिए जोड़ रहा हूँ, वो बजट वाले दिन ही तो गए थे इन लोगों की बात सुनने के लिए। इनको एक पिंजरे में बंद करके चारों तरफ बाहर से कुंडी लगा दी है। राहुल गांधी वहां पे पूछे तो जब पता लगा है कि हाँ इन्होंने ये पिंजरे में इनको बंद कर दिया है। अब बताओ कौन जवाब देगा इस चीज का? अगर बात आती है सरकार, अगर सरकार अगर मैं पूछना चाहूँ निशांत जी, अखिलेश यादव को अभी भी लगता है कि ये सरकार गिर जाएगी, ऐसा क्यों? ये कोई बजट चल रहा है, बजट पे डिस्कशन हो रहा है, उन्हें लग रहा है अभी भी सरकार गिरेगी। तो संख्या बल की बात है ना, जिसकी संख्या बल जब अधिक हो जाएगी तब हो जाएगी। आप उत्तर प्रदेश, मेरी बात को आप दूसरे तरीके से जोड़िए। अभी देखना, अभी भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर जाएगी। अब बताओ इस पे क्या जवाब मांगा जाए? अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन अगर सरकार में जनता की आवाज से कह सकता है कि आने वाले समय के अंदर जनता की सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश से समाजवादी विचारधारा जोड़ते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर जाएगी? इन्हीं के खुद कार्यकर्ता कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी। एक को मोहरा बना के दौड़ाया जा रहा, बार बार दिल्ली बुलाया जा रहा, बार बार लखनऊ बुलाया जा रहा है। मेरा ये कार्य नहीं था कि आज मैं इस बात को रखूं, लेकिन जो वरिष्ठ साथी है ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि अग्निवीर के साथियों को क्या शहीद का दर्जा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी इस बात को उठाने के लिए। मैं चाहता था कि किसानों के रोटी की बात हो, किसानों बच्चे की बात हो, शिक्षा की बात हो। देख लीजिए दिल्ली के अंदर पढ़ने आते हैं बच्चे, मृत्यु हो गई है बच्चों की, कोई संवेदना स्पष्ट की गई हो। पत्रकारों को देख लीजिए सदन के बजट वाल के अंदर ही पिंजरे में बंद कर दिया हो, अग्निवीर का कोई जवाब मिला हो। लेकिन सिर्फ एक ही चीज है, ओपीएम की पुड़िया निकालो, ध्यान भटकाओ। ये 11वां बजट है, ये 11वां बजट है, लेकिन कोई रोटी सस्ती हुई हो, कोई कपड़ा सस्ता हुआ, कोई मकान सस्ता हुआ हो तो मुझे बता दो। मैं कहना चाहता हूँ एक प्रधानमंत्री आवास योजना गृह चल रही थी, आप उठवा के देखिए उस बजट को, उस पर रोक लगा दी गई है, उस पर जांच बैठा दी गई है। क्यों? इसका हक बनता है आवास देने का। जब गरीबों की बात करने वाले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर रोक दिया गया है, क्यों? क्योंकि डर सता रहा है। जिसने इनको हरवाया ये उसको नहीं हटा पा रहे। इनसे ऊपर ताकत वाले व्यक्ति हो गए जिनको इन्होंने उत्तर प्रदेश में हटा दिया।
लेकिन आप छोड़िए, बात बजट पे कराइए। मनीष साथी जो बीजेपी के हैं, मेरा इनसे सिर्फ एक ही सवाल रहेगा कंटिन्यू कि सिर्फ इतना सा जवाब दे दें कि जो अग्निवीर संस्था में जो अग्निवीर के जो शहीद होंगे उन्हें शहीद का दर्जा दिला जाएगा कि नहीं दिला जाएगा। बस मेरा यही सवाल है, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं। मैं इसका जवाब लूंगी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया और अजय। रुद्र प्रताप जी, आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। रुद्र प्रताप जी, जब से ये बजट आया बहुत सारे पॉइंट्स इसमें निकाले जा रहे हैं। सरकार तो वही है, अप्रोच नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि संख्या बल जो घट गया, लेकिन रुतबा वही है। कुल मिला के जो अभी भी चल रहा है, जो बातें आ रही हैं इस बजट को लेके, जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो बताने की कोशिश की जा रही है, जिक्र में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और बिहार आ रहा है। आप क्या मायने मानते हैं? देखिए राखी जी, जो बजट होता है लगभग 80 से 90% जो होता है वो सेम ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ उसमें नयापन आ जाता है। 10 से 15% जो होते हैं वो चेंज होते हैं। सरकार अपनी प्रायोरिटी के अनुसार चीजों को सेलेक्ट करती है, उसके बजट के लोकेशन बढ़ा दी जाती है। बस इतना ही बजट में चेंज होता है। और ये किसको नहीं पता है कि जब अगर गठबंधन की सरकार है और उसमें जब आपने बिहार से और आंध्र से और आपके गठबंधन के साथी मजबूत स्थिति में है तो उनको तो कुछ मिलना ही है। ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रातों रात कोई परिवर्तन हो गया है। इस देश में बहुत सारी गठबंधन की सरकारें नहीं है और बहुत सारी गठबंधन की सरकारों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, उसको यहाँ गिनवाने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि जो ये बजट आया है उसमें क्या क्या चेंज और हो सकते थे या क्या और बेहतर किया जा सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है कि यहाँ इन चीजों को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर के औद्योगिकरण पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता था। उसके लिए बजट में स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। कारण क्या है कि अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत के लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी में ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा फोकस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार सवाल उठ रहा है कि भारत की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है बट उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है। इस बैलेंस को तभी मेंटेन किया जा सकता है जब आपके पास ग्रामीण औद्योगिकरण के कुछ ऐसे अवसर आप उत्पन्न कर पाइए जिससे लोगों को अपने गांव में रोजगार मिल पाए और रोजगार वो भी औद्योगिक तरीके का रोजगार हो पाए। रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी में नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि जो आप मिडिल क्लास की बात हो रही है, हाँ ये जरूर है कि मिडिल क्लास को इससे निराशा हुई है। टैक्स के जो स्लैब था उसको और बढ़ाने की जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास वाकई, क्योंकि 3 लाख का जो स्लैब है वो काफी कम पड़ता है। 25,000 रुपए की सैलरी पाने वाला आदमी शहर में अगर टैक्स देगा किसी भी रूप में तो बड़ी बात हो जाती है। इस स्लैब को और ऊपर ले जाने की जरूरत थी। यहाँ सरकार कहीं ना कहीं चूक करी गई है, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल आप बात करेंगे तो बजट एक सामान्य बजट जैसा ही है जैसे पहले से चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं हो गया कि बिहार को कोई बहुत ऐसी चीज दे दी गई है कि जिससे पूरा बजट बिगड़ रहा है या आंध्र को ऐसा कुछ दे दिया। बजट के सेंस में हमेशा हर सरकारों ने इस चीज को अपनी प्रायोरिटी समझा है कि अगर उनके गठबंधन के सहयोगी, आपने देखा होगा बहुत सारी सरकारों में तो गठबंधन के सहयोगियों के बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट ही दे दिए गए और उन्होंने अपने प्रदेश के लिए काम किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब पूरे देश की बात करी। हाँ, और भी कुछ इसमें और बेहतर करने की उम्मीद लगाई जा सकती थी और उस दिशा में काम, जैसे बात हो रही है एमएसपी की। एमएसपी अगर इतना बड़ा मुद्दा है, ये बार बार इस बात को उठाया जा रहा है। अगर स्वामीनाथन कमीशन 2006 में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और 24 तक लागू नहीं होती है तो ये कहीं न कहीं से सोचने का सवाल है कि आप या ऐसा कमीशन बनाने की आवश्यकता है क्या है कि जिसकी रिपोर्ट लागू ही नहीं की जा सकती 20-20 साल तक। तो इस चीज और इसको पूर्ण तरीके से स्पष्ट करना चाहिए। तरीका बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सवाल उठता है, बार बार उठता है, तो उसके सवाल को खत्म करने के लिए उसका समाधान जरूरी है। उसकी रिपोर्ट एमएसपी पे आप लागू कर दीजिए, वो समाधान आ जाएगा, उसके बाद वो चीज खत्म हो जाती है। ऐसे कुछ और मुद्दे भी हैं जिसपे सरकार को मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए थी। वहां कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सरकार उसको बोल बोल करती है जहां विपक्ष को मौका मिलता है। लेकिन जो विपक्ष से जो सांसद में बात उठा रहा है वो उस तरीके से नहीं है कि वो जनता के मुद्दों पर वहां लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बातें हो रही हैं जो उन मुद्दों से इतर हो रही हैं। विपक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई भी चीज जो आ रही है उसका विरोध करना है विपक्ष का काम है, उसको बेहतर बनाने के भी तरीके बताना विपक्ष का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं विपक्ष यहाँ पर चूकता नजर आ रहा है, क्योंकि वो समाधान की दिशा में कुछ ऐसा नहीं बता पा रहा है कि अगर मान लीजिए कि हम स्वास्थ्य, देखिए भारत की प्राथमिकता है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और किसान, ये भारत की प्राथमिकता है।
उसकी दिशा में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से करी जा सकती है, विपक्ष को इसके बारे में बात करने की जरूरत है। इन मुद्दों से अगर इधर उधर की बात होती है तो कहीं न कहीं ये मुद्दे दब जाते हैं और बाकी मुद्दे ज्यादा हो जाते हैं। अब जैसे आज चक्रव्यूह की बात हो रही, तो राहुल गांधी के चक्रव्यूह पर ज्यादा लोगों का ध्यान आ रहा है। हिंदुओं के विषय पर जो उनके कमेंट हैं कि और धार्मिक स्थानों पर कोई भी जा सकता है, तो क्या मंदिरों में जाने से कोई परहेज थोड़ी है। तो इन मुद्दों से बचते हुए विपक्ष को जनता के मुद्दों पर मुखरता से बोलना चाहिए, वो जनता के लिए ज्यादा बेहतर अच्छा होगा। चलिए, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो बात बजट को लेकर, देखिए बजट जो था वो आ चुका है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना। जिसको जो मिला है वो भी बात क्लियर हो चुकी है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, कैसे ग्रो करना है, स्टेट्स कैसे बढ़ेंगे, देश कैसे विकसित होगा, इस दिशा में आप जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनता से जुड़ी हुई जो चीज़ों पे अब यदि विपक्ष के पास कोई आपत्ति है, कोई सवाल है, तो उसको मुझे लगता है उनका अधिकार है, उस पर क्लियरिटी के साथ बात रखिए। ये बात तो सच है कि डायरेक्ट यदि जनता से कनेक्ट करके देखें तो क्या ही मिला है। तो ये अब दो चीज़ें आ गई हैं, मुझे लगता है उसमें सिर्फ कहते हैं ना कि आरोप प्रत्यारोप से हटके आगे कैसे करना है उस पर जाएं। सरकार की ये मुख्य जिम्मेदारी है कि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। मैं हर बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, आप जिसकी भी स्टेट के लिए जो चीज़ें दे रहे हैं, जो चीज़ें आप लेकर आए हैं, क्या आपका कोई रोड मैप तैयार है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे। आप तो घर देने की भी बात कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ों की भी बात कर रहे हैं, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे, कैसे इस बात की श्योरिटी होगी कि हाँ वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बिहार का एग्जाम्पल लेती हूँ, निशांत जी 1 मिनट रुकिए। बिहार का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपने ठीक है बहुत सारी चीज़ें उनके लिए करके दी हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरत भी थी, बिहार को और डेवलप करना है, तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन जितना आपने दिया है उतने पूरे बजट का इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये वो पॉइंट्स हैं जिस पर सरकार को अपनी क्लियरिटी देनी होगी। निशांत जी आप अपनी बात रखिएगा, 1 मिनट रुकिए। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं अनिल जी से लूंगी, आप ही के सवाल का जवाब भी होगा। अनिल जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए पहले तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और एक निशांत जी बार बार पूछ रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने ये सवाल किया था लेकिन क्योंकि समय हो गया था तो बात पूरी नहीं हो पाई थी कि क्या अग्निवीर में यदि किसी की डेथ होती है या कोई किसी की जान जाती है तो क्या उसको शहीद का दर्जा देगी सरकार। राखी जी, पहली तो मैं रुद्र प्रताप सिंह जी ने बिल्कुल जो बात कही है, इन्होंने जहां सत्ता पक्ष को भी रास्ता दिखाने का प्रयास करा है, वहां विपक्ष को भी रास्ता दिखाने का प्रयास करा। और निश्चित तौर पर सकारात्मक डिबेट होनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा के अंदर देश के आम नागरिकों के हित की बात होनी चाहिए। और जहां तक अग्निवीर का सवाल है, अग्निवीर के अंदर सारी डिटेल में हमारी सरकार, हमारी सेनाएं सारी डिटेल दे चुकी है। किसी एक विषय को लेकर के हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारा जो भारत बजट है वो विकसित भारत को ले जाने वाला बजट है, निरंतरता के साथ आगे बढ़ने वाला बजट है। मैं एक बात ये जो बार बार एक बात कहते हैं, अभी जातिगत जनगणना की बात कही है, इन्होंने अभी मेरे साथी ने जातिगत जनगणना की बात करी है। मैं जातिगत जनगणना पर एक बात पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस का नारा था जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, अब वो नारा कहाँ है जो आज ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं, देश को बंटवाने की बात करते हैं। ये जातिगत जनगणना की अगर बात करते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर 9 लोग हैं, एक भी SC ST कोटे का नहीं है, एक भी नहीं है। इसको जो SC ST की बात करते हैं, PTA की बात करते हैं, लेकिन अपने ऊपर लागू क्यों नहीं लागू थे। एक इनके पास राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके अंदर 5 लोग हैं, एक भी SC ST का कोटा नहीं है, एक भी PTA मेंबर नहीं है। आप जो है सब जनता को गुमराह करने की बात कहते हैं, जनता के हित की बात नहीं करते। आज ये बंगाल की बात करें, आज ये बिहार की बात करें, बंगाल का जो है जिस टाइम देश आजाद हुआ था, कुल औद्योगिक उत्पादन था वो 24% था, आज वो 3.5% रह गया। बंगाल में हमेशा कांग्रेस की सरकार रही है या ममता की सरकार रही है या वामपंथी की सरकार रही है। आज ये जो देश को ये क्या दिखाना चाहते हैं, बंगाल को किन्होंने कहां लेकर चले गए। आप जहां जहां इनकी सरकारें वहां स्टेटों को इन्होंने पीछे धकेलने का काम करा है, कौन सी स्टेट को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम करा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश का हर स्टेट आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी वही बात कर रहे हैं, विपक्ष भी वही बात करता है, प्रॉपर बजट को लेके जो चीजों पे मैं सवाल कर रही हूँ उस पर जवाब नहीं आ रहा। अडानी अंबानी की बात ये करें, हम बजट की बात नहीं करें।
लेकिन अंडानी अंबानी जब राजस्थान में निवेश करते हैं, जब कांग्रेस की राजस्थान में सरकार होती है, तो उसकी बगल में बैठ करके उसकी तारीफों में पुल बांधते हैं। इनकी कथनी और करनी में जो अंतर है, जनता ये सब देख रही है और उसको मैं अंतर अभी तक समझ नहीं रहा। अभी अडानी अंबानी की बात करते, राहुल गांधी से आम कांग्रेसी आदमी नहीं मिल सकता, सांसद नहीं मिल सकता। सर ये लेकिन विषय नहीं है, अगर राहुल गांधी अडानी अंबानी से कौन मिल सकता है नहीं मिल सकता, मुझे कोई मतलब नहीं है उस बात से। मीटिंग करते हैं। मैं बजट अरे के सर, पॉइंट्स सर, की अडानी बात कर अंबानी रही हूँ। कांग्रेस से चर्चा में क्या जो बहस हो रही है आप लोगों की, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में कर रहा है। अडानी अंबानी की बात ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मैं तो इनको इसकी बात का जवाब जरूर दे रहा हूं कि जब ये दूसरी महंगाई की बात करें, आप अगर महंगाई की चर्चा 2014 तक कितनी महंगाई बढ़ी, 2014 से 2024 तक कितनी महंगाई बढ़ी, इसके ऊपर तल लग रहे हैं। महंगाई पूरी तरीके से कंट्रोल के अंदर रही है और जितनी बजट में क्या है सर महंगाई को लेके, क्या बजट में कुछ आया महंगाई को लेके? राखी जी देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने जब महंगाई को कंट्रोल में रखा है तो महंगाई बढ़ी है। ये नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन ये कि महंगाई पिछले सालों की सरकार को मुकाबले पर कंट्रोल में रही है। ये अपने गिरहवान में झांक करके अपने टाइम के इसको याद नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए, इस सरकार को बदनाम करने के लिए। ठीक है, बात करके मैं रोकूंगी अनिल जी। अब प्रबल जी, अब एक मिनट प्रबल जी से पहले हाँ निशांत जी बोलिए, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। भारतीय जनता में राखी मैम कई विषय ऐसे हैं एक साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मैं ना ही बोलना, कुछ शब्द ऐसे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक लिहाज जो उम्र का होता है तो मजबूरी बन जाता है सम्मान करना। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आपके चैनल के माध्यम की बात हो या किसी भी चैनल की, जब भी समाजवादी पार्टी के पक्ष रखते हुए मैंने अग्निवीर पे बात की है, आज तक कोई समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट में कोई मुझे संतुष्टिकरण जवाब नहीं मिला है। कितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठ गए हो, लेकिन कोई भी ये नहीं बताया है कि अग्निवीर का जो साथी रहेगा वो शहीद होगा क्या उसे ऐसे जला दिया जाएगा, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, उसके पढ़ाई का खर्चा मिलेगा, आज तक रिकॉर्ड कोई नहीं बता पाया। अगर बात ये करेंगे कि मैं इस सवाल को क्यों उठा रहा हूँ, बजट में भी अग्निवीर को कुछ नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में आएगी इस अग्निवीर का बहिष्कार करेगी, अग्निवीर जैसी संस्थाओं को रोक लगाएगी और जो जनता हित में काम होगा वो काम जाएगा। मैं मेरा फिर वही सवाल है दोबारा से, इनसे पूछिए कि क्या आटा सस्ता हुआ, क्या रोटी सस्ती हुई, क्या बच्चों का बस्ता सस्ता हुआ, क्या किताब सस्ती हुई, या मीडिया के साथियों का कोई ऐसी एक डिजिट, कोई ऐसी एक लीड, एयरफोन, कुछ भी जो सस्ती हुई है तो मुझे एक बार बता दीजिए। ये जो बजट है 11वां बजट जो है ये सब गुमराह करने वाला है, ये बड़े लोगों से बड़ा बजट है, इसमें जनता को और नागरिकों को कुछ नहीं मिला है, और ना ही जब तक समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और जब तक ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीच में, मुझे नहीं लगता है कि बजट के कितने भी पास कर ले तो जनता के हित में बजट दे पाएंगे। आप देखिए इनकी सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है, उत्तर प्रदेश से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। चलिए ये तो खैर वक्त की बात है, और यदि सरकार ही गिर जाएगी तो फिर कौन क्या कैसे चलाएगा, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर तो और ही कुछ पता नहीं हम कितना विकास कर पाएंगे। खैर प्रबल जी अपनी बात रखिएगा। राखी जी देखिए, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें ज्ञान नहीं है और वो गुमराह कर रहे थे। ये शब्द मैंने भी अभी इस्तेमाल किया था प्रबल भाई, ये उम्र का एक लहजा है जो कुछ कह नहीं पा रहे, बिना पढ़े ही बात करें, अननेसेसरी बातें हो रही है सारी, जवाब नहीं दे पा रहे विपक्ष की किसी बात का। देखिए जहां तक अग्निवीर योजना का सवाल है, अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी ने चाइना को फायदा में पहुंचाने के लिए लाया, क्योंकि जब किसी भी नौजवान को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी, उसके परिवार को सुख दुख में सरकार या देश आप नहीं बताएगा, तो कोई सेना का जवान जाकर वहां पर अपनी जान नहीं देगा। इसलिए सेना से लोग जो है विमुख हो जाएंगे और हमारी सेना कमजोर हो गई है। यह सेना में ये रिपोर्ट सेना किससे आ रही है, यह जो अग्निपथ योजना है ये बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति के बिना ही आ गया। ये पीएमओ में बैठे हुए कुछ एजेंट हैं उन्होंने किया, कुछ नीति आयोग में कुछ कॉर्पोरेट के एजेंट हैं वो वहां से कानून बनवा देते हैं, 3 काले कृषि कानून। अब ये देखिए सवाल ये है कि बजट जो होता है वो देश का होता है,
लेकिन जो ये बजट है यह तो नरेंद्र मोदी ने लग रहा है बस अंबानी अडानी के लिए लाया है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल, एक सवाल पूछता हूँ, तेल का दाम कम क्यों नहीं हो रहा है जबकि रशिया से कम पैसे में सस्ता तेल खरीदा जा रहा है? वह सस्ता तेल भारत का सरकारी कोई भी कंपनी, चाहे इंडियन ऑयल हो चाहे भारत पेट्रोलियम, कोई नहीं खरीद रही है। उससे एक ही व्यक्ति को अनुमति है, उसका नाम अंबानी है। अंबानी उसको खरीद रहा है सस्ते दाम पर और उसको रिफाइन करके वह विदेशों में बेच रहा है, यूरोप को बेच रहा है और हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया से छाप लिया, हजारों करोड़ रुपया छाप लिया उसने और शादी हजारों करोड़ की कर रहा है। ये सवाल नहीं उठाऊं? विपक्ष का काम क्या है? सवाल उठाना। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने गद्दारी क्यों की जनता के साथ? रशिया से सस्ता तेल लिया गया, कच्चा तेल, और वो अंबानी क्यों खरीद रहा है और अंबानी बेच रहा है? देश की जनता को क्या मिला? देश की जनता को क्यों को हक है उस तेल का? उस तेल मिलता, जनता को मिलता तो जनता को फायदा होता। जो ये 90 रुपया, 100 रुपया, 110 रुपया रेट है, वो 70-80 रुपये में मिलता लोगों को तेल। आज महंगाई कम होती। दूसरी चीज, आप यह बताइए कि यह जो काला बाजारी हो रही है, चाहे किसान को क्या मिला है? आलू 2 रुपया किलो खरीदा गया है किसानों से, प्याज 5 रुपया 10 रुपया खरीदा गया, टमाटर 7 रुपया खरीदा गया है, और आज टमाटर 100 रुपया किलो बिक रहा है, प्याज 100 रुपया किलो बिक रहा है, आलू 50 रुपया किलो बिक रहा है। तोरई जो है, जितना मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, ये बात सच है, महंगाई से कनेक्ट करते हुए सुनिए, ये सारी सब्जियां गोडाउनों में अडानी के बंद है, अंबानी के गोडाउनों में बंद है, उस पर कालाबाजारी कर रहे हैं। वो क्यों नहीं छापा डाल रही है सरकार? क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए सबने प्रबल जी, 1 मिनट रुके, एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। आरजी द्विवेदी जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, जिस दिन से बजट आया बार बार यही बात होती है कि जनता से कनेक्ट करते छोटी छोटी चीजों पर, खासतौर पर महंगाई को लेके, सब्जी है, कपड़ा है, आटा है, तेल है, और फिर एक तरफ युवा, नौकरी, ये तो है ही विषय। इन सब चीजों पर कुछ नहीं है, बाकी तो आपने पूरे डेवलपमेंट की बात कर दी, तो इसको लेके मुझे लगता है बहुत ज्यादा आपत्ति है। लेकिन अब क्या क्या होगा? अब तो जो होना था हो चुका है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। आपने बहुत अच्छी चीज इसके पहले वाले कही थी कि प्रावधान तो सब अच्छे किए गए हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। हाँ। सब कठिनाई इम्प्लीमेंटेशन की होती है, और ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्य सरकारों का दायित्व है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि हम राज्य सरकारों से स्टैंप ड्यूटी कम करने के लिए कहेंगे। अब वो कहेंगे, पर कौन कितना मानेगा क्या नहीं मानेगा, तो इसलिए जब तक ये स्टैंप ड्यूटी या छोटी छोटी जो ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, वेट टैक्स लगाते हैं, ये लगाते हैं, इस पे यदि राज्य सरकारें इम्प्लीमेंट करेंगी तो ही ये सफलता मिल पाएगी। जो पहले प्रबल जी ने पहली डिस्कशन में जो बात कही, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उस बात को बजट में चर्चा की जानी चाहिए था। मेरा यही कहना, शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो जिसे शिक्षा में कम आवंटन किया गया है, ये चर्चा होना चाहिए था, पर वो चर्चा नहीं हुई। चर्चा कहीं दूसरी जगह चली गई, दूसरे चीजों में, राजनीतिक बात में, जबकि बजट के भाषण में पूरा इकोनॉमिक मॉडल पे चर्चा होना चाहिए थी। और जैसे एमएसएमई का 96% जो है, उसमें छोटे छोटे उद्योग हैं, जिसका जीडीपी में 33% हिस्सेदारी है, जिसका उत्पादन, टोटल उत्पादन में 40% का योगदान है, जिसका निर्यात में 42% का योगदान है। एमएसएमई के लिए और थोड़ी सी कुछ और छूट की या कुछ और उनको सुविधाओं दिए जाने की जरूरत थी, इस पर चर्चा की जानी चाहिए थी। ठीक है, चलिए मैं बीच में रुकूंगी आरजी द्विवेदी जी, क्योंकि समय की सीमा है। रुद्र प्रताप जी वापस नहीं आ पाऊंगी, समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बात तो देखिए सही है, सरकार वही अप्रोच नहीं, मैंने पहले ही कहा था, आप कितनी ही चीजों को लाइए, इस बार एनडीए की सरकार जरूर है, आप चीजों को लेकर आए हैं, लेकिन जो आपने आंध्र और बिहार के लिए किया है, उससे एक सियासी रूप को आना ही था सामने, क्योंकि वो आपके सबसे मुख्य
कहते हैं ना, पिलर है वो इस वक्त आपके, ताकि उन्हीं की वजह से आप संभले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर सियासत हो रही है। बाकी कुछ योजनाएं हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है, क्लियरिटी नहीं दे पा रहा है सत्ता पक्ष। जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक ये बहस बजट पर ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।